हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। होप सो आपने मॉक टेस्ट 1 की जो वीडियो है वो आपने सोल्यूशन वीडियो वो देख ली होगी और आपने मॉक टेस्ट 2 अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो आज हम मॉक टेस्ट 2 का जो सोल्यूशन वीडियो है वो आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो मॉक टेस्ट 2 है उसका सोल्यूशन वीडियो में जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उसका क्या सोल्यूशन है, साथ ही साथ अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट जैसा कुछ बनता है तो वो भी आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्यूपंक्चर, जो कि क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया है जो दिया जाता है लोगों को। वो कॉमनली कहां पर यूज किया जाता है? तो ये आपका जो कंट्री जहां पर ये यूज किया जाता है वो है चाइना। नाम याद रखेंगे, एक्यूपंक्चर एक फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया। इसमें क्या करते हैं, एक टाइप से आप ऐसे कह सकते हैं जब ऑपरेशन या फिर कोई भी प्रोसेस करनी होती है तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, एक पर्टिकुलर पार्ट को सुन कर देते हैं। तो वो आपका एक्यूपंक्चर उसी में से एक है जो चाइना में इस्तेमाल किया जाता है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय आर्थराइटिस? आर्थराइटिस क्या होता है? आपके घुटनों में, आपने सुना होगा घुटनों में दर्द रहता है। तो ये आपके मेनली ना जॉइंट्स में होता है। जॉइंट्स चाहे हाथ के हो गए चाहे पैर के हो गए, उनके जॉइंट्स में आपको ये देखने को मिलेगा, वो आपकी आर्थराइटिस डिजीज है। Okay, which was the first country whose scientists succeeded in fertilizing the human embryo in test tube? जो हमारे जैसे आप कह लेंगे इसका पर्टिकुलर नाम IVF होता है ना, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन किया जाता है और फिर वो ह्यूमन बॉडी के अंदर डाला जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो ऐसे ही किस कंट्री के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये जो इन्वेंशन है ऐसा किया था? तो वो है यूके के, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट थे। ओके, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, जेनेटिक्स क्या है, इज द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, कि हम जो भी कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं। ये आपका मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस किसमें आ गया? जेनेटिक्स में, ठीक है। ओके, न्यूरोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी, न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर आपका जो न्यूरोलॉजी है ये किस सिस्टम से रिलेटेड साइंस है? ये आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। क्लियर? ओके। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में आपकी बॉडी से रिलेटेड चीजें आ गई। तो इसमें मेनली क्या होता है, फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, की ह्यूमन बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, वो आपके फिजियोलॉजी में आ गया। क्लियर? ओके। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, तो आप एक तो उसमें भी याद रखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में भी याद रखेंगे, फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसमें आप क्या करोगे, +273 कर लोगे तो ये आपका अराउंड जाएगा 310, ठीक है, 310 केल्विन। ये आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। ये तीनों फॉर्म में आपको याद रखना है, चाहे फ़ारेनहाइट हो, चाहे डिग्री सेल्सियस हो, चाहे केल्विन हो। केल्विन का कम पूछा जाता है बट हाँ पूछा जा सकता है। ओके। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा लिटरली मीन्स साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है। आयुर्वेदा से हम क्या समझते हैं? साइंस ऑफ लाइफ। ओके, साइंस कह दिया या स्टडी कह दिया, सेम बात है। ओके, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्किन यानी कि स्किन आपका डर्मा, डर्मा आता है ना, तो आपका आ गया यहाँ पर डर्मेटोलॉजी, ये आपका स्टडी ऑफ स्किन है, ठीक है। Which of the following aids in controlling body temperature? हमारे बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? तो देखो, जब बाहर हीट है तो हमारी बॉडी से क्या होता है, स्वेट आता है, पसीना निकलता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक कूलिंग इफेक्ट फील करती है। इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग इफेक्ट फील करेगी। तो ये मेनली किस वजह से होता है? ये स्किन की वजह से। स्किन में इतने सारे पोर्स बने हुए हैं जिनकी वजह से स्वेट रिलीज किया जाता है, तो ये आपका स्किन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अ कार्डियोग्राम, कार्डियो से मतलब हार्ट, ग्राम मीन्स कोई इंस्ट्रूमेंट है। कार्डियोग्राम इज यूज्ड टू ट्रेस द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, कि हमारा हार्ट किस तरीके से फंक्शन कर पा रहा है, वो आपका कार्डियोग्राम है। ओके, फीटस, फीटस से हम क्या समझते हैं? फीटस आप ऐसे कह लो कि एक ऐसा डेवलपमेंट, जब आपके बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो है, उसके बाद फीटस आ गया। तो फीटस जो है जिसमें आपको बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग दिखने लग जाएं कि ये हाथ है, ये इसका सिर है, ये पैर है, तो उसको फीटस कहा जाता है। फीटस डेवलपमेंट इन वुमेन्स वूम कैन बी एसरटेन्ड बाय, तो ये किसके थ्रू आप उसको देख सकते हैं फीटस की डेवलपमेंट को? सोनोग्राफी के, ठीक है, सोनोग्राफी की जाती है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ अ पेसमेकर। पेसमेकर से रिलेट आप कर सकते हैं हार्ट, पेसमेकर हार्ट। तो यहाँ पर मेन फंक्शन इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, ये आपका पेसमेकर से रिलेटेड है। क्लियर? ओके, अ क्लोन इज अ कॉलोनी ऑफ, क्लोन आपका क्या होता है, सेम टू सेम वैसा ही, जैसे आपने सुना होगा डॉली एक क्लोन शीप थी, तो यहाँ पर आपके क्लोन के बारे में पूछा जा सकता है। तो क्लोन क्या है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होती, यहाँ तक कि जेनेटिक मटेरियल भी सारा का सारा सेम होता है। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर सेम होगा तो अपीयरेंस भी सेम होगी, सारे फंक्शन भी सेम होंगे। ओके, तो क्लोन उसे कहा जाता है। एज अ पर्सन बिकम्स ओल्डर, उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, जनरली इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि उसके ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जिसकी वजह से आप फैट भी कह सकते हैं, फैट बढ़ गया, जिसकी वजह से जो नर्व्स हैं उनका विड्थ, जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, कम हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर क्या है, एज जब बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ओके, A normal human being has blood pressure, तो ये आपका होता है 120 से लेकर 80 mmHg, इसकी यूनिट भी आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और 120 से अगर ज्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर, 80 से अगर कम है तो लो ब्लड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट, द मेटल कंपाउंड कॉमनली फाउंड इन सिंदूर और कुमकुम, तो ये आपका लेड पाया जाता है। कभी कभी ना ऑप्शन में मर्करी लिखा होता है, लेड अगर नहीं लिखा हुआ, वैसे अगर लेड लिखा हो तो आप लेड टिक करेंगे, मर्करी अगर लिखा होगा तो मर्करी को टिक करेंगे ऑप्शन में, ठीक है, अगर लेड नहीं है तो, क्योंकि उसका भी कुछ कुछ कंस्टिट्यूएंट कंटेंट जो है वो पाया जाता है। अगर कोई कोबरा आपको बाइट करता है तो वो आपके किस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली वो आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, ठीक है, आप बेहोश हो जाओगे, आपके नर्व्स में कह सकते हैं वो जहर जो है खून में फैल जाएगा, तो ये आपका क्या है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन बॉडी को किस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, मॉस्किटोज ह्यूमन बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं जो उनके बॉडी से हीट रेडिएट होती है उसके थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स ऑन बॉडी, जो हमारे हॉर्मोन्स का इफेक्ट है, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनके बारे में आपको सारा पता होना चाहिए, हॉर्मोन्स में उसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स आ गए, कौन कौन से ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। फिलहाल जो हार्मोन का इफेक्ट है हमारे बॉडी में, वो क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करेगा, उनके जो भी फंक्शन है उनको स्टिमुलेट करता है, तो ये मेनली स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गन्स के लिए हेल्पफुल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू साइंस प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी इज, तो ये क्या बताता है, ये आपको बताता है फिनोमिनन शुड बी एक्सप्लेन्ड इन मोस्ट इकोनॉमिकल वे, मतलब कि आपको क्या है कि बहुत ही इजी वे में किसी फिनोमिना को समझाना, ये आपका पार्सिमनी आता है। क्लियर? ओके, कौन से ईयर में हैरो ने प्रेजेंट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोमोटर डोमेन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, तो इसका ईयर आप ध्यान देंगे, याद रखेंगे, इन 1972 हैरो ने इसको प्रेजेंट किया था। इन कोग्निटिव डोमेन रीऑर्गेनाइजेशन द पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के या पार्ट्स को क्या कर रहे हो, रीऑर्गेनाइज कर रहे हो, और कंटेंट इनटू अ कंप्लीट होल, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिंथेसिस, किसी चीज को प्रिपेयर करना, ठीक है, किसी चीज की प्रिपरेशन, वो आपका सिंथेसिस कहा जाएगा। ओके, विच इज हाईएस्ट लेवल ऑफ इफेक्टिव डेवलपमेंट, इफेक्टिव डेवलपमेंट ई है, इफेक्टिव डेवलपमेंट इन इफेक्टिव डोमेन, तो ये आपका क्या है, ये हाईएस्ट लेवल क्या कहा जाएगा, कैरेक्टराइजेशन, जिसमें आप कैरेक्टराइज कर सको, उसके टाइप्स को डिफाइन कर सको, वो आपका कैरेक्टराइजेशन में आएगा, यही आपका क्या है, हाई लेवल ऑफ इफेक्टिव डेवलपमेंट। ठीक है, ओके, विच वर्क इज नॉट रिलेटेड विद अ टीचर, किसी टीचर से रिलेट नहीं करता, टीचर प्लानिंग में हेल्पफुल है, यस, गाइड करता है, बिल्कुल गाइड करता है, टीच करता है, वो तो टीच करेगा ही, बट बजट बनाना ये उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो टीचर का ये मेन पर्पस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, हालांकि वो कर सकते हैं बट ये उनके फंक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू NCF नेशनल करिकुलम फोरम 2005 इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट टू ब्रिज सोशल डिवाइड्स बाय साइंस टीचिंग इन रूरल एरिया। जब हम ग्रामीण इलाकों में साइंस पढ़ाएं तो उन्होंने मेन किस चीज को
फोकस किया है, तो ये आपका है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड उनको टीच करना, ये उन्होंने वहां पर मेनली इसको एक बहुत मेन कंपोनेंट माना है। ठीक है, ओके। 27 नंबर क्वेश्चन, करिकुलम का मतलब क्या है? करिकुलम हम पेडागोजी में काफी बार पढ़ते हैं, करिकुलम करिकुलम, इससे हम क्या समझते हैं? करिकुलम इज नथिंग बट सिलेबस। ठीक है, करिकुलम आपका क्या है? सिलेबस है। Which of the following should be adopted by science teachers in India? इंडिया के साइंस टीचर को इनमें से कौन सी चीज अडॉप्ट करनी चाहिए? रोट लर्निंग, या फिर रोट लर्निंग मीन्स की जैसे कहते हैं ना कि रटना, है ना, या फिर इंक्वायरी स्किल्स शुड बी सपोर्टेड एंड स्ट्रेंथन्ड, कि मतलब ऐसा है तो क्यों है, लॉजिक उसका पता होना चाहिए। ग्रेट एम्फेसिस ऑन को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, की सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिकल वर्क है वो उन्हें करने को मिले। तो यहाँ पर बी और सी बोथ आर करेक्ट, कि ये दोनों के दोनों साइंस टीचर इन इंडिया को, जो इंडिया में साइंस टीचर हैं, उनको ये चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट 29th नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ टेस्ट इन आवर कंट्री? तो हमारे में क्या होता है, ज्यादातर रिटन होता है ना, तो ये हमारा क्या कहा जाएगा? ऐसे टाइप कहा जाएगा, कि ऐसे टाइप हमारे, जिसमें हमें बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं, कि ये सब आपको पूरी की पूरी शीट भरनी है, ये हमारे कंट्री में ज्यादा फेमस है, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उससे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा सीखते हैं। प्रैक्टिकली जो आप चीजें परफॉर्म करते हो तो उससे ज्यादा सीखते हो, और लाइफ में भी आगे जाके आपको प्रैक्टिकल ही करना पड़ता है। ओके, 30th क्वेश्चन, डॉक्टर ब्लूम्स एजुकेशनल प्रोसेस इंक्लूड, तो उनमें जो एजुकेशनल प्रोसेस था उनका, उसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी थे, लर्निंग एक्सपीरियंस भी थे, चेंज इन बिहेवियर भी था, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो होप सो आपको ये जो मॉक टेस्ट 2 है, इसके सोल्यूशन जो बताए गए हैं वो आपको सारे समझ में आए होंगे। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मॉक टेस्ट 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप उससे पहले मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही है, इससे आपको आपकी परफॉर्मेंस का पता लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आप सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।